My dear friends, you know that my name is Akshay Kumar, and we know properly that we are suffering from a different type of virus which is very dangerous named coronavirus. इससे पहले हम लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा, आई थिंक शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा, बट धीरे 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 ये बढ़ता चला गया और हमारी जो स्टडी प्रोसेस थी वो लंबे समय से रुकी हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ों को आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया जाए ताकि आप भी कुछ सीखते रहें, मुझे भी कुछ जानने का मौका मिलता रहे। तो आज हम सबसे पहले C-TET इंग्लिश पैडागोजी को लेके चलेंगे, ठीक है। और मैं सबसे पहले सोचा कि ग्रामर का अलग और चीज़ों का अलग अलग सेट डाल दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ प्रैक्टिस सेट्स ही करवा दिए जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उस प्रैक्टिस सेट्स के दौरान मैं चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा, इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। आई एम फाइनली कॉन्फिडेंटेड दैट यू विल लर्न प्रॉपरली एंड स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को लेके चलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, जानते हुए चलेंगे और ग्रामेटिकल रूल्स को भी लेके चलेंगे, पैडागोजी की चीज़ों को भी जानते चलेंगे। आई मीन ये एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है, ये सेपरेट चीज़ों को लेकर नहीं चला गया है। अभी हमारी कंट्री जो है बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रही है। एक समय हुआ करता था कि लोगों को जो अच्छा वर्क करते थे कंपनीज में उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाता था कि तुम एक सप्ताह घर से काम करोगे, और सबकी ये दुआ होती थी कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। लेकिन उस समय ऐसा समय था कि अगर किसी के किडनी में स्टोन निकल जाए तो उसे बॉस को ला के दिखाना पड़ता था, देख तेरी किडनी में स्टोन है। फिर भी उसे बॉस बोलता था कि ठीक है तुम आधे हाफ लीव लो और ऑपरेशन करवा के आओ। आज वो जमाना है कि एक बार छींक दिया जाए तो फिर से लंबी छुट्टी मिल जाती है या वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। निश्चित रूप से हमारा कंट्री जो है बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है और आप घर से बाहर ना निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कई सारे ऑप्शंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कई सारे ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शंस में से हमें जो सबसे एक सीटेट का एग्जाम जो होता है उसका इंग्लिश के एग्जाम में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। चेंजिंग क्या होता है, उसमें ऑप्शंस जो दिए जाते हैं ऑप्शंस बहुत ही क्लोज होते हैं। जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। Then you have to judge that which answer is most useful and which answer is most appropriate of the for the given sentences, and we practice about this properly. तो our first question according to, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे मैं लेक्चर दूंगा, चीजों को समझाऊंगा, उसके बाद आंसर पर चलेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ क्या होता है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये ईयर वाइज ईयर्स अलग अलग वर्षों में ये खास तरह का करिकुलम लाया जाता था। तो उस करिकुलम की बात की जा रही है। इंग्लिश इन इंडिया इज डैश, है ना, मतलब इंग्लिश जो है भारत में किस तरह से है, भारत में क्या दायित्व है इंग्लिश का, क्या इंपोर्टेंस है, किस तरह से यूज में लाया जाता है, जबकि हमारा मदर टंग या फिर कह सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, हमारा फर्स्ट लैंग्वेज अगर सोच के देखा जाए तो हिंदी है। बट हियर इंग्लिश के बारे में पूछा जाए कि आखिर इंग्लिश है क्या, इंग्लिश में क्या इंपोर्टेंस है, किस तरह से। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन दिया है ए फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन क्या होता है, दैट मीन्स विदेशी, मतलब एक्सपेक्ट आवर कंट्री, अपने कंट्री को छोड़ के अदर कंट्री के जो लैंग्वेजेस होते हैं उसे हम फॉरेन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो क्या इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, क्या इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, सिर्फ विदेशी भाषा है। सेकंड पे आते हैं अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल मींस ग्लोबल स्टैंड्स फॉर विच इज रिलेटेड टू होल वर्ल्ड, विच इज रिलेटेड टू होल वर्ल्ड इज नोन एज ग्लोबल। और कह सकते हैं वैश्विक, जो पूरे विश्व से संबंधित हो, पूरे कंट्री से, पूरी दुनिया से संबंधित हो, उसको हम कह सकते हैं क्या, ग्लोबल कह सकते हैं। उसके बाद एन एसोसिएट लैंग्वेज। एसोसिएट क्या होता है,
एसोसिएट का जनरली मीनिंग हम कर सकते हैं जुड़ा हुआ, जो कनेक्टेड है, एक दूसरे से संपर्क रख रहा है, एक दूसरे से रिलेशन रख रहा है, उन चीजों को बता रहा है। उसके बाद ये फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारा प्रथम भाषा है, जो हमारा हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो प्रथम भाषा है। ठीक है, अब समझेंगे चीजों को। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005, इंग्लिश इन इंडिया इज डैश फॉरेन लैंग्वेज क्लियर हो चुका है, जो अपने कंट्री को छोड़ के है। दूसरा, अ ग्लोबल लैंग्वेज, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस लैंग्वेज का हम प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, भारत के किसी भी स्टेट में हम जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं वो आता है ग्लोबल लैंग्वेज के अंतर्गत। और एन एसोसिएट लैंग्वेज जो एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे से मिली जुली भाषा हो। और फर्स्ट लैंग्वेज जो पहली भाषा हो। तो अगर हम बात करें इन इंडिया, हिंदी इज द फर्स्ट लैंग्वेज। भारत में अगर हम बात करें तो हमारा जो मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, जो हम जन्म से सीखते हैं, एक तरह से कहा जा सकता है सबसे ज्यादा दायित्व दिया जाने वाला लैंग्वेज जो है वो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, खास करके अपने इंडिया के लिए। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो फॉरेन लैंग्वेज, नो डाउट इंग्लिश इज आल्सो अ फॉरेन लैंग्वेज, ये विदेशी भाषा है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली बात ये है कि ये केवल और केवल किसी खास कंट्री में नहीं बोला जा रहा, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो विदेशी भाषा होने के साथ साथ और किसी कैटेगरी में भी इसको डाला जा सकता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को पिक नहीं करेंगे। जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि इसमें काफी ऑप्शंस जो दिए जाते हैं काफी क्लोज दिए जाते हैं, इतने क्लोज ऑप्शंस रहते हैं कि हमें सोचना पड़े कि हम किस ऑप्शन को डालें, काफी थिंकिंग करने के बाद हम कंक्लूजन पे जाएं, इस तरह का ऑप्शंस दिया रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन पर, अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल दैट मींस मुझे लग रहा है कि आपके हार्ट में भी, आपके भी ब्रेन में भी ये आवाज आ रही होगी, आपके अंदर से भी आवाज आ रही होगी कि इसका आंसर यही होना चाहिए। दैट मींस अ ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज वी प्रॉपर्ली नो दैट इंग्लिश कैन बी स्पोकन इन होल वर्ल्ड। ये इंटरनेशनली बड़े पैमाने पर बोला जाने वाला लैंग्वेज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा सही है। एक ग्लोबल लैंग्वेज द परफेक्ट आंसर। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, सारी चीजों को जान लेते हैं, हो सकता है कुछ नया जानने को मिले। एन एसोसिएट लैंग्वेज जो दूसरी भाषा पर निर्भर है, दूसरे से संबंधित है। जैसे हम बात करते हैं हिंदी की, हिंदी कहां से आया? संस्कृत से। तो दैट मींस हिंदी जो है एक प्रकार का एसोसिएट लैंग्वेज है जो संस्कृत से जिसका जन्म हुआ है। खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज, एज यू नो मैं पहले इसी बारे में बताया कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है हमारा हिंदी है, बिकॉज वी आर इंडियन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आई थिंक आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। When some students, ध्यान से समझना है और एक चीज पे ध्यान देना है कि हमें पढ़ने के बाद जब हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसमें क्या कहा जा रहा है। आखिर कोई क्वेश्चन दिया गया तो उस क्वेश्चन में क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, दर्शाना, तो एक्सप्रेस किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो when some students understand the concept more clearly when the teacher explains them orally, their learning style is। अब एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे द टीचर, अगर यहाँ पर टीचर्स होता तो यहाँ पर एक्सप्लेन होता, अगर यहाँ टीचर है तो यहाँ पर एक्सप्लेन्स देंगे। मतलब थोड़ी थोड़ी ग्रामेटिकल रूल्स भी सीखते चलेंगे पेडागोजी के साथ साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सीख सके। क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो वो हर तरह से चेक किया जाता है, वहां पे ग्रामर के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्चुअल चीजें कितनी आप पकड़ पा रहे हो, वोकैबुलरी स्टॉक कितना है आपका, सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाया जाता है। तो when some students, जब कुछ विद्यार्थी गए understand the concept, concept क्या? अवधारणा। आप जानते होंगे, as you know because you are preparing for CTET exam, so I guess that all of you are related with teaching line, then you know that what is concept। concept अवधारणा, जो हमारी सोच होती है, जो हम जिस चीज को व्यक्त करते हैं वो it is known as concept। तो when some students understand the concept more clearly, जब बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ लड़के
कॉन्सेप्ट को अधिक साफ साफ समझते हैं व्हेन द टीचर एक्सप्लेन्स देम ओरली। ओरली क्या होता है? ओरली मतलब फ्रॉम माउथ, हम जैसे मुंह से बोल के चीजों को बता रहे हैं, ये मैं जो बोल बोल कर समझा रहा हूं, इट इज नोन एज ओरली। ओरली मतलब क्या? मुंह से बोल के समझाना, ऐसे ओरली बैठ के बातें करना। तो कहा जा रहा है when some students understand the concept more clearly when the teacher explains them orally their learning style। अगर टीचर ओरली बोल के चीजों को समझाता है तभी बच्चे को समझ में आ रहा है, इससे पहले समझ में नहीं आ रहा। अगर सिर्फ उसे दिखा दिया जाए, अगर सिर्फ उसे लिखा दिया जाए, अगर उसे और तरीकों का प्रयोग करके बताया जाए तो उस सिचुएशन में बच्चे सीख नहीं पाते हैं। वो क्लियरली कब सीख पाते हैं? जब उसे ओरली बताया जाता है, जब उन्हें बोलकर समझाया जाता है। तो ये स्टाइल क्या कहलाता है? यहां पे कहा गया देयर लर्निंग स्टाइल। ये बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल है, बच्चों का जो सीखने का तरीका है, उसे किसके अंतर्गत रखा गया, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। सबसे पहला ऑप्शन है विजुअल। विजुअल ये फाइनली क्लियर है। विजुअल मतलब क्या? देख के, विजुअलाइज टेक्निक। जैसे हम स्मार्ट क्लास में जाते हैं, वीडियो को सिर्फ देखते हैं, या फिर लिखा हुआ किताब में दिख रहा है, या फिर टीचर ने बोर्ड पे लिखाया और बच्चों ने उसे नोट डाउन किया, तो उसे लिखने के बाद जो देख के सीख रहे, उसको हम कह सकते हैं क्या? विजुअल बेस कह सकते हैं। पिक्चर के माध्यम से सिखा दिए, विजुअल बेस है। अब आते हैं सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या है? सेकेंड ऑप्शन है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक क्या होता है? तो काइनेस्थेटिक होता है, अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, सपोज दैट imagine that I am a student of I am teaching the student of class first और second। तो then इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ का जनरली जो हमारे बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चों का इंग्लिश थोड़ा कमजोर मिलता है। अब भले बहुत सारा इंप्रूवमेंट आया है, अब इंग्लिश में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्हें शुरू में अकॉर्डिंग टू सिंबल्स सिखाया जाता है चीजों को, जैसे नोज, ईयर्स, माउथ, लेग, और तरह तरह की चीजों को बताया जाता है। पिक्चर्स दिखाए जाते हैं कि देखो ये इट इज बुक, दिस इज अ बुक, इस तरह से दिखाया गया। तो इस तरह का मेथड जो था जिसमें हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग। जैसे हम जानते हैं कि भाषा को सीखने के लिए वी कैन लर्न लैंग्वेजेस बाय मैनी वेज, कई तरीकों से हम भाषाओं को सीख सकते हैं। तो उसी में से एक टेक्निक है जिसमें हम सिंबल का प्रयोग करते हैं, जैसे संकेतिक भाषा, लिखित भाषा होता है ना। तो उस तरह से जब हम सिंबल का प्रयोग करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू हेल्प ऑफ एनी सिंबल वी टीच द स्टूडेंट्स। तो ये सिस्टम जो होता है जिसमें हम सिंबल का प्रयोग करके बच्चों को सिखाते हैं, वो कहलाता है काइनेस्थेटिक मेथड। यानी काइनेस्थेटिक हो गया, विजुअल क्या होता है? पिक्चर के माध्यम से सिखाना। काइनेस्थेटिक क्या होता है? सिंबल्स, इशारों में सिखा देना बच्चों को। उसके बाद आते हैं हम एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? तो एस्थेटिक जो है उसमें हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं। टीएलएम क्या? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? तो द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें क्या होता है? कुछ मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है जिसका हेल्प लेके हम बच्चों को सिखाते हैं कि देखो ये है वो है। इसका प्रयोग हम हिंदी में भी कर सकते हैं, मैथ्स में भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, जैसे हमारे सामने में ये पिक्चर है, हम देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से बराबर है, चारों तरफ से बराबर है। मैं बच्चों को ये दिखाऊंगा और बोलूंगा कि ये क्या है, तो ये है हमारा क्यूब। इसको कह सकते हैं क्यूब क्योंकि ये चारों तरफ से बराबर है ऑल अराउंड, और इसके कौन एजेस हैं, क्या फेसेज हैं, कैसा फॉर्मेशन है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसे दिखाकर अगर बच्चों को मैं सिखाता हूं तो उसे रखा गया एस्थेटिक के अंतर्गत। मतलब इसमें टीएलएम का प्रयोग किया जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। चीजों को दिखा कर सिखाया जाता है कि ये चीजें हैं। जैसे एबीसीडी के लेटर्स हैं 26 लेटर्स। अब उन 26 लेटर्स को अलग अलग प्लास्टिक से काट के बनाया हुआ बच्चों को दिखाया जाता है। देखो बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये मेथड जो होता है इसको कहते हैं एस्थेटिक मेथड। अब बात करते हैं ऑडिटरी मेथड। एज यू नो, आपको अच्छे से पता है कि अब टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप कर गई है। हमारे पास सिखाने के लिए तरह तरह की चीजें हो गई। हम स्मार्ट क्लास का प्रयोग करते हैं, ऑडियो बुक का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम ऑडिटरी वे में, मतलब सुना के, ऑडियो का सुना के बच्चों को अगर याद करवा रहे हैं, सुना के अगर बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो कहलाएगा ऑडिटरी सिस्टम। तो अब फिर से एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं और जज करते हैं विच ऑप्शन इज
करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। When some students understand the concept more clearly, when the teacher explains them orally, their learning style is visual, kinesthetic, aesthetic, auditory. अब गैस करो, गैस करो। I think you are guessing that our perfect answer will be D, auditory. Why? क्योंकि यहाँ पे न विजुअलाइज किया गया, न सिंबल का प्रयोग किया गया, न टीएलएम का प्रयोग किया गया। दैट मींस ये सभी एलिमिनेट हो गए, और जब सभी एलिमिनेट हो गए हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑडिटरी। तो देखिए एक चीज और हमें जानना है कि ऑप्शनल क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो उस समय में आपको ये ध्यान रखना है, ये कम सोचना है कि विच आंसर इज परफेक्ट। आपको ये सोचना है कि विच ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड। आपको देखना है कि एलिमिनेटेड कौन हो रहा है। एलिमिनेटेड वाले छट जाएंगे, अब आप खुद परफेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत ही क्लोज दिए जाते हैं। आप इस तरह से अगर सोचोगे तो आपके आंसर्स ज्यादा सही होंगे, प्रोबेबली परफेक्ट जाएंगे ज्यादातर। तो ये भी हम समझ गए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरी कहानी, टेलिंग एंड लिसनिंग सुनना, टेलिंग कहना, तो कहानियां कहना और सुनना, टू स्टोरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बिकॉज स्टोरीज, क्योंकि कहानियां जो होती है, कहानियों के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या गुण होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आप देखना इसमें आप कितना कंफ्यूज करोगे। देखना इसमें सारे ऑप्शंस ऐसे लगेंगे कि ये परफेक्ट, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें डीपली जाना होगा। आपको एक टीचर की तरह सोचना पड़ेगा, आपको एक सीटेट के स्टूडेंट की तरह सोचना पड़ेगा कि विच आंसर इज परफेक्ट। उसके बाद आप चुन के डालोगे, तभी आपका आंसर बिल्कुल सही हो पाएगा, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है, यूज मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न। अगर एक तरह से सोचा जाए तो ये आंसर भी अप्रोप्रिएट है। अगर हम एक स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें तरह तरह के ग्रामर्स रूल यूज होते हैं, तरह तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। चलिए ठीक है, इस ऑप्शन को समझ गए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, खास करके अगर देखा जाए एक स्टोरी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो पूरी तरह से एक प्रेजेंट लैंग्वेज है, पूरी तरह से एक भाषा है, एक खास भाषा है, एक लैंग्वेज है जो पूरा दर्शाता है एक कहानी। जैसे अगर सोच के देखिए, एक स्टोरी है जिसमें एक किसान है, किसान के 4 बेटे हैं, कुछ इमोशन से जुड़े हुए वर्ड्स हैं, तो इन चीजों का अध्ययन करने के लिए मिल रहा है जिस जगह पे, उस जगह पे हम कह सकते हैं कि ये सभी चीजों से हमारा वास्ता करवा रहा है। हमारा वास्ता वोकैबुलरी से करवा रहा है, हमारा वास्ता ग्रामर से करवा रहा है, हमें क्वेश्चंस कैसे क्रिएट हो सकते हैं उसके बारे में जानने को प्रयोग कर रहा है। एज अ पैसेज हो गया, जैसे आप पैसेज पढ़ते हो, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, तरह तरह का आपने सॉल्व करना पड़ता है, उसी तरह का हो गया स्टोरी पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन। अब यहाँ पे बात करते हैं आ गई कि टीचर को ये हेल्प करता है क्लासरूम के डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। तो अगर सोचा जाए क्लासरूम के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमें बच्चों को व्यस्त रखना पड़ेगा, उन्हें अच्छे वे में चीजों को सिखाना पड़ेगा, तरह तरह की चीजें बताई जाएगी, तो बच्चे खुद ब खुद डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो उस सिचुएशन में ये कोई मायने नहीं रखता कि आप यदि स्टोरी ही सुनाओगे तो बच्चे डिसिप्लिन रहेंगे, ऐसा नहीं करना है, ये कोई बात नहीं है। ये ऑप्शन तो टोटली मुझे रॉन्ग ही लग रहा है। हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, बिल्कुल सही है। आप नए और कठिन शब्द को आसानी से सीख सकते हैं जब आप स्टोरीज का अध्ययन करते हैं। स्टोरी मैंने पहले आपको बताया कि इसमें कई सारे वोकैबुलरी चीजें मिलती है, ग्रामेटिकल चीजें मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है, तो हम चीजों को सीख सकते हैं। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन समझ में आ गया। अब हम सोचेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही चुनेंगे, वही हमारा परफेक्ट आंसर, जिसमें सभी चीजें आ जाती हो, जो सबसे परफेक्ट हो। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं, यूज मेनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न, ये भी सही है। दूसरा देखते हैं प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, उसके बाद हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। अगर हम बात करें ए ऑप्शन,
और बात करें ऑप्शन डी, ये दोनों ऑप्शन जो है काफी एक दूसरे के क्लोज है। लेकिन थोड़ा सा हम प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल पे भी चर्चा कर लें। प्रेजेंट लैंग्वेज अब बात करते हैं। अब सोचो कि कोई बच्चा जो है उसे हिंदी में कोई स्टोरी सुना दी, उसे हिंदी में कोई स्टोरी सुना दिया गया कि एक किसान है, उसने अपने खजाने को, खाना ट्रेजर जो होता है, उस खजाने को एक फील्ड में दबा दिया था, उसके 4 सन्स थे। इस तरह से स्टोरी को सिंपल वेज में बच्चों को सुना दिया। अब उसी स्टोरी को इंग्लिश में रीडिंग करने के लिए जब बोला जाएगा तो बच्चे वहां पर क्या करेंगे, बच्चे उस चीज को इमेजिन करना शुरू कर देंगे। उसमें वर्ड्स अगर देखते हैं बच्चे, अगर स्टोरी में उन्हें वर्ड दिखाई देता है तो वो वर्ड को पकड़ना शुरू करेंगे। अच्छा, ये फार्मर का मतलब किसान होता है, अच्छा ट्रेजर का मतलब खजाना होता है, अच्छा द मोस्ट इंटेलिजेंट का मतलब बहुत बुद्धिमान होता है। तो पहले हिंदी में जान गए स्टोरी को, उसके बाद इंग्लिश जब पढ़ रहे हैं तो ज्यादा समझ में आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उस सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये टेक क्या करना, पहला ऑप्शन यूज मेनी स्ट्रक्चर्स, तरह तरह के स्ट्रक्चर। अब बच्चे जो हैं उन्हें अभी स्ट्रक्चर का कुछ ज्ञान नहीं होता, वो स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। वो स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उन्हें सिर्फ पहले स्टोरी पता हो, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे समझने के योग्य होते हैं, हम उन्हें ग्रामेटिकल रूल्स सिखाते हैं, स्ट्रक्चर सिखाते हैं। तो जो जिस लेवल के लायक स्टूडेंट्स हैं उसे उसी लेवल से डील करने पर वो परफेक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो बेकार हो जाएंगे वो। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो जरूरी नहीं है कि ग्रामर का रूल्स सिखाए, स्टोरी से ग्रामर के रूल्स का कोई वास्ता नहीं है। अभी स्टोरी एक ऐसा चीज है जो इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है। एंड यू हैव टू नो दैट इमेजिनेशन पावर, हमारा जो इमेजिनेशन पावर होता है वो बहुत ही स्ट्रेंथ रखता है। इमेजिनेशन पावर के कारण ही बच्चे चीजों को सीख पाते हैं। तो उनके इमेजिनेशन पावर को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाने की कोशिश करनी है। तो यूज मैनी स्ट्रक्चर्स ग्रामर, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर हम बात करते हैं हेल्प द टीचर टू मेंटेन द क्लासरूम डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन के लिए प्रयोग में आएगा, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये भी गलत हो गया। हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स, बिल्कुल सही, नए वर्ड्स को सीखने में तो मदद करता है, नए वर्ड्स को सीखने में मदद करता है, लेकिन उसको लिंक करना तभी आएगा जब उसे कहानी सुनाई जाए और कहानी उसे पूरा होल मिल जाए, पूर्ण रूप से वो चीजों को ऑब्जर्व करना सीख ले। तो अगर हम देखते हैं सी नंबर ऑप्शन, हेल्प द प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, वो क्या है, अगर हम किसी बच्चे को कहानी बता रहे हैं इसमें तो वो पूर्ण रूप से एक प्रेजेंट लैंग्वेज है, पूर्ण रूप से एक भाषा है जो बच्चे को जानने में मदद करेगा। और हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कहीं भी ग्रामेटिकल रूल्स रट के, ग्रामेटिकल वेज जान के सिर्फ बेटर नहीं हो सकता, वो इंप्रूवमेंट का वेज है। हम ग्रामर क्यों पढ़े, ग्रामर पढ़ते हैं उसका रीजन है कि हम इंप्रूव करें, अपने में सुधार करें कि किस वर्ड के बाद किस वर्ड का प्रयोग करें, कहाँ ये सिंपल वर्ड्स का यूज होता है, कहाँ पे कंबाइन वर्ड्स का यूज होता है, कहाँ पे हम फ्रेसेस का यूज करते हैं, कहाँ पे किन चीजों का यूज होता है, वो सिखाता है। वो तब सीखेगा बच्चा जब पहले वो ये जान सके कि ये स्टोरी है, इसमें इस तरह का वर्ड यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो अगर हम देखें तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिटन हियर प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, क्योंकि एक स्टोरी जो है वो बच्चे के लिए प्रेजेंट लैंग्वेज है, मतलब ये भाषा है, रूल बाद में, पहले भाषा को कैच करना पड़ेगा। अगर हम लेके चलते हैं पियाजे को लेके चलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, स्किनर हैं, मतलब इन लोगों ने बताया कि भाषा जो है उसे पहले सीखना चाहिए और उसके बारे में कुछ जानना चाहिए, बोलने की एबिलिटी आनी चाहिए, और इन एबिलिटीज के आ जाने के बाद, इन एबिलिटीज के प्रेजेंट हो जाने के बाद अपने अंदर, जब ये एबिलिटीज हमारे अंदर है तब उसमें सोचना चाहिए कि कैसे कैसे इंप्रूव करना है। तो हम तरह तरह की चीजों का प्रयोग करके इसे सुधार सकते हैं। ठीक है।